याद रखना हर पॉइंट वन सेंटेंस का हो, बस, बहुत बड़ा नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, द्वंद्ववाद से क्या समझते हो? द्वंद्ववाद का तात्पर्य क्या है? इसका आंसर देखिए। आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही अपने वाक्यों में लिखने का प्रयास करिए। आप नंबर डालिए। नंबर 1, किसी भी घटना का सही अर्थ समझने के लिए, जानने के लिए, देखने के लिए हमें उस घटना को समझने के लिए दो परस्पर विरोधी सिद्धांतों को प्रस्तुत किया जाता है ताकि उनमें हम अंतर को समझ सकें। इसी सिद्धांत को द्वंद्ववाद कहते हैं। माने पहले पॉइंट में आपकी परिभाषा हो गई, मतलब हो गया। मतलब किसी भी घटना को, किसी भी इतिहास की बात को समझने के लिए, उसके अर्थ को जानने के लिए दो परस्पर विरोधी विषयों को साथ साथ ला करके तुलनात्मक अध्ययन करने को द्वंद्ववाद कहा जाता है। ठीक है। नंबर 2, उसके अनुसार किसी भी घटना का अर्थ ज्ञात करने के लिए उसका दो विरोधी प्रकारों में वर्गीकरण करना पड़ता है। किसी घटना के विषय में जब एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है तब उस सिद्धांत को दोषपूर्ण बताते हुए एक दूसरा उसका विरोधी सिद्धांत भी दिया जाता है। दोनों सिद्धांतों पर चर्चा करने के लिए दोनों सिद्धांतों के सार के रूप को एक सामूहिक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा न करने पर मानव मन को उस घटना का सही आकलन नहीं हो पाता। संक्षेप में दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं पर चर्चा करके एक समन्वयात्मक विचार प्रस्तुत किया जाता है। इस पद्धति को कहते हैं द्वंद्ववाद। अब इनमें से कोई 4 पॉइंट आप अच्छे से कंफर्म करके एग्ज़ाम में लिख करके अच्छे नंबर ले सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एनल्स प्रणाली क्या है? एनल्स प्रणाली से क्या समझते हो? बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आप समझ लीजिए एनल्स प्रणाली होती क्या है। प्राचीन काल में जो युद्ध होते थे, ये राजनीतिक घटनाएं होती थी, उन महान नेता आदि को इतिहास के रूप में ग्रहण किया जाता था। मतलब प्राचीन काल के इतिहास में ग्रहण वही किया जाता था जो महान युद्ध हो गए, बड़े राजा हो गए, जो प्रसिद्ध लोग हो गए। ठीक है। लेकिन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस के इतिहास लेखन को एक अलग दिशा दी गई। ठीक है। राजनीतिक अध्ययन के साथ साथ स्थानीय लोग तात्कालिक जलवायु, व्यापार, कृषि, प्रौद्योगिकी, परिवहन, संपर्क के साधन, सामाजिक विभाजन, आर्थिक जीवन, मानव का सामूहिक मानसिकता का जीवन अध्ययन करने की विषय वस्तु को ही एनल्स प्रणाली कहा गया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, फ्रेडरिक हेगल पर टिप्पणी लिखो। फ्रेडरिक हेगल पर टिप्पणी लिखो। अब पहला पॉइंट आप डालिए कि ये फ्रेडरिक हेगल था कौन? जॉर्ज हेगल एक जर्मन का दार्शनिक था। नंबर 1 हो गया। दर्शन पर आधारित उसके एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंसेस, नाम याद रखना किताब का। जॉर्ज हेगल ने किताब लिखी थी, एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम था एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंसेस। इस ग्रंथ में उसने अपनी सारी परिभाषाओं को दिया है। और उसने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है रीजन इन हिस्ट्री, एक प्रसिद्ध पुस्तक है। भूतकालीन घटना का अर्थ लगाने के लिए हेगल ने द्वंद्ववादी पद्धति प्रस्तुत की है। ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना। एक आपने द्वंद्ववाद पढ़ा है और यहाँ पर द्वंद्ववादी पद्धति, दोनों सेम है, द्वंद्ववादी पद्धति और द्वंद्ववाद। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, कार्ल मार्क्स पर टिप्पणी लिखो। अब कार्ल मार्क्स था कौन? सबसे पहले ये आप लिखेंगे। नंबर 1, कार्ल मार्क्स जर्मनी विचारक था, माने जर्मन का विचारक था। नंबर 2 में क्या लिखेंगे? कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक एक विश्वविख्यात ग्रंथ का लेखन किया। ध्यान रखना, दास कैपिटल किसने लिखा? कार्ल मार्क्स ने। इस ग्रंथ में उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया वर्ग संघर्ष का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है।
नंबर 3, उसके अनुसार मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। माने कार्ल मार्क्स ने बताया कि जो मानव का इतिहास है ये वर्ग संघर्ष का इतिहास है। इसका मतलब एक ही समाज में मानव के दो वर्ग हैं, एक उच्च एक निम्न, एक गरीब एक अमीर, एक शोषक एक शोषित। तो इनमें हमेशा संघर्ष होता रहता है। इसी को उसने क्या कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांत में दिया है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लियोपोल्ड वॉन रांके, इनके बारे में आप क्या जानते हैं। अब सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे रांके के बारे में। जर्मन इतिहास तत्ववेत्ता लियोपोल्ड वॉन रांके के शास्त्रीय दृष्टि से ऐतिहासिक घटनाओं की प्रस्तुति पर बल दिया गया है। नंबर 2, द थियरी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, नाम याद रखना, एक ग्रंथ है जिसे कि रांके ने लिखा है। नाम क्या है? द थियरी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री और द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, दो ग्रंथ हैं, नाम याद रखना। लियोपोल्ड वॉन रांके ने दो ग्रंथ लिखे हैं, एक है द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, द थियरी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री। नंबर 3 में रांके ने अपने इस ग्रंथ में बताते हुए लिखा है कि इतिहास अनुसंधान की चिकित्सीय पद्धति कैसी होनी चाहिए। इतिहास की काल्पनिकता की आलोचना की। उसने साफ किया कि इतिहास में काल्पनिक विषय वस्तुओं को कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। 19वीं सदी के इतिहास लेखन की पद्धति पर रांके के विचार का पूरा प्रभाव था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। सब 2 नंबर क्वेश्चन है। स्त्रियों के जीवन से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर विचार करने वाला अनुसंधान कार्य प्रारंभ हुआ। कैसे हुआ इसको देखेंगे। नंबर 1, इतिहास। अच्छा, प्राचीन काल में आप जानते हैं इतिहास जो था, इतिहास का जो लेखन था वो पुरुष प्रधान दृष्टिकोण का था। इतिहास के लेखन पर पुरुष प्रधान दृष्टिकोण का प्रभाव दिखाई देता था। लेकिन एक फ्रांसीसी विदुषी महिला थी, फ्रांसीसी की विद्वान महिला थी, नाम था सीमा द बोआ। सीमा द बोआ। इसने क्या किया? इतिहास के क्षेत्र में आकर के एक आमूलचूल परिवर्तन किया। स्त्रीवादी इतिहास लेखन में स्त्रियों का समावेश किया। इतिहास लेखन के क्षेत्र में अपनाए गए पुरुष प्रधान दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने पर जोर दिया। और द सीमा द बोआ की स्त्रीवादी भूमिका के कारण स्त्रियों से संबंधित नौकरी, ट्रेड यूनियन, स्त्रियों के पारिवारिक जीवन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार करने वाला एक अनुसंधान शुरू हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं स्त्रियों के जीवन से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर विचार करने वाले अनुसंधान कार्य प्रारंभ हुए। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे जो दिए है, एक और 2 नंबर का है। वॉल्टेयर को आधुनिक इतिहास का जनक कहा जाता है, क्यों? वॉल्टेयर को आधुनिक इतिहास का जनक कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जब देखेंगे। नंबर 1, वॉल्टेयर के अनुसार इतिहास लेखन में इन बातों का विचार करना आवश्यक है। माने वॉल्टेयर ने प्राचीन समय में इतिहास में समाविष्ट विषय वस्तुओं पर सुधार करते हुए कुछ बातें बताई। कौन बातें बताई? देखिए, पहला नंबर 1, वस्तुनिष्ठ सत्य घटनाओं का क्रम उचित होना चाहिए। माने इतिहास में वस्तुनिष्ठता हो, यथार्थता हो, लेकिन वो सही क्रम में हो, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 2, उन्होंने ये बताया कि तत्कालीन समाज की परंपरा, कृषि, व्यापार, आर्थिक व्यवस्था का भी विचार होना चाहिए। नंबर 3, वॉल्टेयर की मान्यता थी, या वॉल्टेयर की मान्यता के कारण, वॉल्टेयर के इस विचार के कारण एक नया विचार सामने आया कि इतिहास का निरूपण करते समय सर्वांगीण रूप से मानव जीवन पर विचार होना चाहिए। इसलिए वॉल्टेयर को आधुनिक इतिहास लेखन का जनक कहा जाता है। बात समझ आई ना? माने वॉल्टेयर ने क्या किया? इतिहास लेखन को एक आधुनिकता दी, एक नई दिशा दी। इसी नई दिशा को देने के ही कारण वॉल्टेयर को आधुनिक इतिहास का जनक कहा जाता है। तो यह आपके सामने 7 क्वेश्चन हो गए, ये जो कि 2 नंबर के हैं। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। यहाँ पर आपको इसे ध्यान देखना है। कार्ल मार्क्स का
द्वंद्ववाद सिद्धांत अथवा वर्गवाद स्पष्ट करो। अब कार्ल मार्क्स का द्वंद्ववाद क्या था? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जर्मनी के कार्ल मार्क्स ने द्वंद्ववाद सिद्धांत प्रतिपादित किया। अब इस द्वंद्ववाद के सिद्धांत के पीछे बिंदु कौन कौन है, पहलू कौन कौन से हैं, उसे आप ध्यान से सुन करके छोटे छोटे पॉइंट बना करके आप कॉपी में लिख करके इसका अभ्यास कीजिए, क्योंकि यह आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 1, कार्ल मार्क्स ने कहा कि इतिहास अमूर्त कल्पनाओं का न होकर के सजीव मनुष्यों का होता है। मतलब इतिहास में केवल अमूर्त माने काल्पनिक चीज़ें ही नहीं होती, बल्कि मानव के जीवन का इतिहास होता है। नंबर 2, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध उत्पादन साधनों के स्वरूप एवं स्वामित्व पर मनुष्यों का पारस्परिक संबंध निर्भर होते हैं। नंबर 3 देखिए, समाज के सभी घटकों को समान मात्रा में उत्पादन के साधन नहीं मिलते। ये बात सच है। अब एक समाज में कुछ गरीब हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ मालिक हैं, कुछ नौकर हैं, कुछ शोषक हैं, कुछ शोषित हैं। मतलब समाज में जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उस पर सारे लोगों का समान रूप से स्वामित्व तो नहीं होता है। अच्छा, आगे क्या होता है? उत्पादन साधनों में असमान वितरण होता है। ठीक है, माने किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास कम। इस कारण समाज में जो दोनों वर्ग होते हैं उनमें बहुत बड़ी खाई होती है, विषमता की खाई होती है। और इस खाई होने के कारण उन दोनों वर्गों में, कौन दोनों वर्ग? मैंने बताया, अमीर गरीब, शोषक शोषित, नौकर मालिक, इनके बीच में संघर्ष होता है। उत्पादन साधनों पर जिस वर्ग का अधिकार होता है वह वर्ग अन्य साधनों का आर्थिक शोषण करता है। मानव इतिहास ऐसे वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यही है कार्ल मार्क्स का द्वंद्ववाद सिद्धांत। अब आगे देखेंगे 1 नंबर के क्वेश्चन। मैंने आपको 2 नंबर क्वेश्चन इसलिए बताए क्योंकि 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ने पर आगे के जो खाली स्थान है ये आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। खाली स्थान को पूर्ण करो। नंबर 1 नंबर क्वेश्चन है, डैश को आधुनिक इतिहास का जनक कहा जाता है। आप ये भी पढ़ के आ रहे हैं। अगर वो क्वेश्चन आपको कन्फर्म है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कौन है? इसमें कुछ नाम आपको ऑप्शन में दिए जा सकते हैं, उसके आधार पर आप बताइए वो कौन व्यक्ति है जिसको आधुनिक इतिहास का लेखन का जनक कहा जाता है। वह है वोल्टेयर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज ग्रंथ किसने लिखा? डैश ने लिखा। याद रखिए, माइकल फूको। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज ग्रंथ माइकल फूको द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 3, हिस्ट्री शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया? नाम से स्पष्ट है, इन्हीं के नाम से हिस्ट्री शब्द हुआ है। वह नाम है हेरोडोटस। हिस्ट्री शब्द का उपयोग सबसे पहले हेरोडोटस ने किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एनालिसिस प्रणाली शुरू करने का श्रेय इतिहासकार को। अब यहाँ देश का नाम लिखना है। कौन देश था? अभी आप पढ़कर आ रहे हैं। एनालिसिस प्रणाली शुरू करने वाले कौन थे? फ्रांसीसी लोग थे। कौन थे? फ्रांसीसी थे। इस प्रकार से आप यहाँ पर 4 प्रश्न आपके हो गए। अब आइए जरा देखिए, एक क्वेश्चन ये आपका है, ये भी 1 नंबर का होता है। इसमें आपको ये देखना है कि कुछ जोड़ियाँ हैं, इन जोड़ियों में 4 जोड़ियाँ अगर हैं, 4 में 3 सही होंगी और 1 गलत है, और जो गलत है उसको आपको सही करना होगा। नंबर 1, फ्रेडरिक हेगल, रीजन इन हिस्ट्री। अभी आप पढ़ रहे हैं, ये बात सही है। वान रांके, द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, ये भी आप देख कर आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला है इसमें हेरोडोटस द हिस्ट्रीज। हेरोडोटस द हिस्ट्रीज, ये भी सही। अगला है कार्ल मार्क्स डिस्कोर्स ऑन द मेथड। गलत है। कार्ल मार्क्स के नाम के सामने रहेगा दास कैपिटल, तो आपका ये जो जोड़ी है वो गलत है। इसी को आपको केवल सही करके केवल 1 को लिखना है। ठीक है। अब आइए देखते हैं ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर भी कुछ जोड़ियाँ हैं, जोड़ियों को देख करके आप बताना है। द्वंद्ववादी पद्धति हेरोडोटस की थी। सही है गलत है? पता है?
वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स था, ये सही है। स्त्रीवादी की मूलभूत भूमिका, ये भी सही है सीमा दोबोआ। अनुसंधान में दस्तावेजों शोध पर बल दिया गया, लियोपोल्ड रांकी ने किया था, ये भी सही है। तो गलत कौन है? द्वंद्ववादी पद्धति हेरोडोटस की नहीं थी, द्वंद्ववादी पद्धति थी जॉर्ज हेगल की। द्वंद्ववादी पद्धति, यहाँ पर क्वेश्चन जो है क्या रहेगा? जॉन हेगल रहेगा। तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सही कर लेंगे। इस प्रकार से इतने क्वेश्चन का आंसर आप तैयार कीजिए। इसी प्रकार से एक एक करके सारे चैप्टर क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। और हाँ, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर पाने के लिए, हर विषय वस्तु को कवर करने के लिए, सारे विषय को एक ही जगह पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और पढ़ने के बाद में आपके कमेंट के द्वारा आप प्लीज़ हमें ये बताएं आपको और किस चीज़ की आवश्यकता है, या इस वीडियो में और क्या सुधार किया जा सकता है, ताकि आगे आने वाली वीडियो में मैं आपकी सारी बातों को पूरा कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही मटेरियल लेकर।